Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In today's videos, we understand about the third chapter, that's name is Public, Private and Global Enterprises. Before moving forward, we first of all understand about the learning objective of this chapter. That's first one. When we understand, learn this chapter, we understand about the role of public sector versus private sector, type of public sector enterprises where we understand about the departmental undertakings, public corporation, and after that the government companies. After this, we understand about the meaning of departmental undertakings, their features, merit, demerits, and suitabilities. Then after we understand about the meaning of corporation, public corporation, their features, merit, demerits, and suitabilities. And at least after that, we understand about the government companies, where we understand about their meanings, features, demerits, stabilities, etc. And after that, the difference between these one. And one more thing that is there is the role of public sectors and the difference between public and private sectors. And these 2 points, which is known as the global enterprises and joint venture, we are not studying in this session. Now we start the introduction. सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडीज़ किया था प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बारे में, और उसके बारे में हमने उसके रोल्स, उसके फॉर्म्स और मेरिट डिमेरिट्स के बारे में, पब्लिक इंटरप्राइज के बारे में स्टडी किया था. बट हियर वी अगेन वी अंडरस्टैंड अबाउट वी शैल डिस्कस हियर द रोल ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद से प्राइवेट सेक्टर्स का रोल क्या रहा और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे. इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, the government of India nationalized the many enterprises and also established the many new undertakings. आज़ादी के बाद से अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करने का काम किया और नई और भी कुछ को अंडरटेकिंग करने का काम किया, अपने कंट्रोल में लेने का काम किया था. द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रिजोल्यूशन 1948 and 1956 assigned the dominant role to the public sector enterprises. अगर देखें तो हमारे पास 2 तरीके के रिजोल्यूशन किए गए थे, यानी कि पॉलिसीज़ में, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में चेंजेस किए गए थे. जो पहला था 1948 और दूसरा था 1956. और इसमें क्या किया गया था, जो पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइज थे उनके जो रोल्स थे उसको डोमिनेट करने का काम किया गया था, उसमें थोड़े बदलाव करने का काम किए गए थे. I'm talking again. The many areas of a business were reserved फॉर द पब्लिक सेक्टर्स. एक्चुअली डोमिनेशन में क्या था, जैसे मैंने आपको पहले अगर देखें तो पहले हमारे पास लगभग 17 कंपनीज थी जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल वर्क कर रही थी. तो उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 8 कर दिया और एटलीस्ट आज के टाइम में वो केवल 2 ही रह गई हैं, जिसमें हमारा एटॉमिक एनर्जी और रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो दोनों हैं. तो यहाँ पे भी वही कह रहा है, द मेनी एरियाज ऑफ अ बिजनेस वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. बहुत सारे बिजनेस एरिया जो थे क्या होते पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिए गए थे. द एंट्री ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग, लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन एक्सेट्रा. तो इस सिचुएशन में क्या था कि जो एंट्री थी प्राइवेट सेक्टर्स की उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, यानी उसमें बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए गए थे. किसका, इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग. किस फॉर्म में, लाइसेंसिंग के फॉर्म में. एटलीस्ट देखिए हमारे यहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ क्या थी, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की, न कि प्राइवेट सेक्टर्स की. हाँ, हमारे पास कंपेयर करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में तो उसमें हमारे पास जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी कंपेयर टू लार्ज स्केल वो कुछ ज़्यादा ही थी. लिमिट्स ऑन द एक्सपेंशन एक्सेट्रा, उसको बढ़ाना. अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है तो पहले तो उसको इस्टेब्लिश करने में ही बहुत सारे लाइसेंसिंग फॉर्म्स को फिलअप करने पड़ते थे. इवन वो अगर एक्सपेंशन भी करना चाहते अपने बिजनेस का तो उसे क्या करना पड़ता था, लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ता था. इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड द रोल द प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यूड टू ग्रो एंड contribute in economic development of the country. Despite restricted role, जो restricted role था प्राइवेट सेक्टर का,
द कंटिन्यू टू ग्रो, वो आगे बढ़ता रहेगा और कंटिन्यू टू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज़। और देखिए दो तरह की चीज़ें, अगर हम बात करें कि जो रिस्ट्रिक्टेड रोल था उसको अगर हटाने की बात किया जाए, जैसे ही हटाया गया तो उसका जो हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ, देखिए पहले जो बर्डन थी, मैंने कहा कि पहले जो बर्डन थी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ पे, उसको लगाए रखने के लिए उस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से होने की वजह से क्या था कि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ थी हमारी जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे इसमें बदलाव किए गए, इसमें चेंजेस किए गए, तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो तेज़ी से होना शुरू हो गया और वो कंपनियां कंट्रीब्यूशन तेज़ी से करने लगी हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। इन स्पाइट ऑफ गिवन द प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स, दिस सेक्टर कुड नॉट बी मच फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर देखें तो नॉर्मली ये सेक्टर क्या है, जो हम इस अगर देखें प्रायोरिटी हमने जो दिया था किसको, पब्लिक सेक्टर्स को, तो पब्लिक सेक्टर्स का जो मेन वर्क होता है वो वेलफेयर होता है, तो वो वेलफेयर को मेंटेन करता है। लेकिन जो वो मिलना चाहिए उस तरीके से उसने क्या किया, कंट्रीब्यूशन मेंटेन नहीं किया। दैट इज़ द वे, दैट इज़ वाई इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया adopt the policy of liberalization and globalization, यानी कि जिसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्नमेंट ने क्या किया, अडॉप्ट करने का काम किया, जिसको एल के साथ एल को रिप्लेस करने का काम किया गया था। एल टू एल, एल का मतलब एक था हमारा लाइसेंस, दूसरा था लिमिट्स, दूसरा हमारा था क्या, पहला था हमारा लिबराइजेशन और दूसरा था लाइसेंसिंग। फिर था क्या, इसको जो रिप्लेस किया गया था, फिलहाल मैं आपको बता दूँ, समझाता हूँ ये रिप्लेसमेंट किस चीज़ के लिए था। ये रिप्लेसमेंट जो था हमारा एल टू एल था, पी टू क्यू था एंड जी टू पी था, ठीक है, एल पी जी और एल क्यू पी। एल यानी लिबराइजेशन को लाइसेंसिंग के साथ रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे जो हमारा प्राइवेटाइजेशन था उसको साथ जो परमिट्स वाली सिचुएशन थी, या फिर आप कह लीजिए कि जो कोटा वाला सिचुएशन था उसको रिमूव कर दिया। ग्लोबलाइजेशन को में जो परमिट्स की कंडीशन थी उसको रिमूव करने का काम कर दिया गया था। तो यहाँ पे नॉर्मली देखें तो यहाँ पे जैसे कहता है कि अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर वाज असाइंड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब क्या रहा कि इस पॉलिसी के आने 1991 की पॉलिसी के आने के बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उनका जो रोल था वो और भी इम्पॉर्टेंट होना शुरू हो गया। द मेनी एंट्री द बैरियर्स ऑन द प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव्ड। जो इसमें बहुत सारे यानी कि वो बैरियर्स जो प्राइवेट सेक्टर्स को इस्टेब्लिश होने में बर्डन जनरेट कर रहे थे उसको रिमूव करने का काम कर दिया गया। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग was absolute aspect in the area to the security and strategic corner। अब बात करें कि जो लाइसेंसिंग सिचुएशन है आज के टाइम में भी जो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, और इसके साथ साथ अगर बात करें जो एबोलिशिस एरिया है, अब जहाँ पे हमारी बहुत ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, या फिर जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको ओपनली हम छोड़ नहीं सकते, ऐसे एरियो के लिए बस रह गया। The areas reserved for the public sectors were reduced, ठीक है। The limit of expansion was raised by the amending the MRTP यानी कि Monopolistic Reserve Trading Practices। तो ये था क्या कि मोनोपोली रिजर्व ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस की तरह क्या होती है। अब देखिए 1991 से पहले की अगर बात करें, यानी कि 90s की अगर बात करें टिल 90s की, तो उस समय मोनोपोली वाली सिचुएशन थी। यानी कि जब आज़ादी से पहले जो हमारी पॉलिसी थी 1991 की पॉलिसी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले, तो मोनोपोली थी पूरी तरीके से। तो मोनोपोली में क्या था कि जो लिमिटेशन थी उसी के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट होते थे और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस सिचुएशन में इस पॉलिसी के आने के बाद से क्या हुआ, ये जो बर्डन्स थी उसको रिमूव, यानी कि अननेसेसरी जो बर्डन्स थे, लाइसेंसिंग बर्डन्स थे, उनको रिमूव करने का काम कर दिया गया था। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि इंडियन इकॉनमी क्या है कि आज के टाइम मिक्स्ड इकॉनमी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं
प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी हैं। तो प्राइवेट सेक्टर्स में नॉर्मली देखें तो सोल प्रोप्राइटर हमारा आता है, जैसा कि आपको पता है, पार्टनरशिप आती है, HUF आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या जॉइंट स्टॉक कंपनी आती है और मल्टी नेशनल कंपनी है। और जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर में तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी आती है। तो जैसे अगर हम सोल प्रोप्राइटर्स की बात करें तो लोकल रिटेलर्स हमारे होते हैं, ब्यूटी पार्लर हो गया, इसके साथ स्टेशनरी की शॉप हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक दुकानदार खुद ही सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता हुआ होता है। प्रोफेशनल पार्टनरशिप की बात करें तो चाहे CA फॉर्म्स होती है, लॉज फॉर्म्स होती है, रेस्टोरेंट्स हो सकता है, इवन जॉइंट हिंदू फैमिली, तो कोई भी फैमिली जो हिंदू फैमिली बिजनेस जो होती है उसकी बात करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपको पता ही है कि 8-6 तरह के होते हैं, जिसमें हमारे पास कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, हाउसिंग हो गया, क्रेडिट हो गया, मार्केटिंग हो गया, इसके साथ साथ एक दो और भी हैं। फिर इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी तो लार्ज होटल्स हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, ठीक है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग्स हो गई, ये सारे जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें जॉइंटली लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन को लेने का काम करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि वो कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, जैसे रिलायंस हो गया, कोक हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, यूनिलीवर हो गया, फिर और भी। डिपार्टमेंटल की बात करें, डिपार्टमेंटल में देखिए हमारे पास एक एग्जांपल आता है, बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमेशा क्वेश्चन पूछा था डिपार्टमेंटल के बारे में। तो उसके याद है कि वो अथॉरिटी जिसका कंट्रोल कौन करता है, एक डिपार्टमेंट के बेसिस पे किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जनरेट, इसमें रेलवे हमारा होता है, टेलीफोन हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राम हो गया, डिफेंस हो गया, ये डिपार्टमेंट सेंटर्स की बात है। पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो LIC पब्लिक कॉर्पोरेशन का, IDBI इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, RBI और एयर इंडिया, ये सारे पब्लिक कॉर्पोरेशन है। इसके साथ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की बात तो गिल, सेल और वेल, ये सारे के सारे जो गैस अथॉरिटी है हमारी, फिर स्टील अथॉरिटी है, ये तमाम तरह की जो अथॉरिटी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं और प्राइवेट सेक्टर को। तो एटलीस्ट इसके पहले अगर हम बात कर लें तो आज़ादी से पहले हमारी जो इकॉनमी थी वो क्लोज इकॉनमी थी, ना कि ओपन इकॉनमी, यानी कि हमारी सोशल, कह लीजिए कि आप हमारे पास जैसे इकॉनमी तो सोशलिस्ट इकॉनमी होती है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है और आपके पास एक इकॉनमी होती है मिक्स्ड इकॉनमी। तो पहले हमारी सोशलिस्ट इकॉनमी थी, सोशलिस्ट इकॉनमी के बाद हमने क्या किया, अपनी इकॉनमी को सीधे मिक्स्ड इकॉनमी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमारी ज़रूरत थी उस वक्त। तो इसमें अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ या टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जब बात करते हैं तो उसमें पहला हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आता है, दूसरा स्टेटरी या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन और तीसरा हमारा आता है गवर्नमेंट कंपनी। तो आज हम जो इसमें अंडरस्टैंड करेंगे अभी फ़िलहाल केवल इस वीडियो में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में समझेंगे। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ये जब बात होती है तो उसमें सीधी बात समझिए कि वो बिजनेस अथॉरिटी या वो इंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के थ्रू, एक डिपार्टमेंट के थ्रू ऑपरेट करने का काम किया जाता है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि अगर देखें तो ये सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इज कंसीडर्ड एज अ वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये क्या है कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो क्या करती है, वो कंसीडर करती है एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के रूप में, एंड इट हैज़ अ नोट सेपरेट एग्जिस्टेंस दैन द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट से इसका कोई अपना अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट के साथ ही ये क्या करती है, वर्क करने का काम करती है। इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंटल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है, इसका जो सारा का सारा कंट्रोल है वो एक मिनिस्ट्री करने का काम करती है। यानी कि जैसे हम रेल मिनिस्टर की बात कर लें तो रेलवे हमारा क्या है, वो मिनिस्ट्रीज़ को डील करने का काम कर रही है। फिर ये भी कहता है फॉर एग्जांपल रेलवे, डिफेंस, पोस्ट, टेलीग्राम, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा, ये क्या है हमारे पूरी तरीके से डिपार्टमेंटल है। क्योंकि देखिए रेलवे डिपार्टमेंट में एक लीडर होता है, डिफेंस में हमारा एक लीडर होता है, जैसे रक्षा मंत्री पहले राजनाथ सिंह आज के टाइम में हमारे पास है, इससे पहले वो निर्मला सीतारमन थी। अब हम इसके फीचर्स की बात कर लें। जो फीचर्स की बात करते हैं तो उसके मेन फीचर्स क्या हैं, तो पहला कहता है दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑन वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट और द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है कि इस तरह की जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका जो कंट्रोल होता है और जो ऑपरेट होती हैं ये सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर के थ्रू ऑपरेट की जाती हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, दे आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, देयर इज अ नो सेपरेट एंटिटी। सही बात है,
कि ये जो यानी कि हमारा क्या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है वो क्या होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और इनका गवर्नमेंट से अलग कोई अपना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी कि ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से अलग इनकी अपनी खुद की कोई पहचान बनी रहती है। अब इसके बाद दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, तो इनको जो फाइनेंस मिलता है वो गवर्नमेंट के एनुअल बजट के अकॉर्डिंग ही मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है फाइनेंशियल टर्म्स को समझाते हुए, जो रिक्वायरमेंट है उसको फोकस करते हुए, तो उसी में इनका जो एनुअल बजट होता है, यानी इनका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफ़िल करने का काम किया जाता है, यानी जो पैसे की ज़रूरत होती है वो एनुअल बजट से पूरी की जाती है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, द रिवेन्यूज ऑफ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो इनका बेनिफिट होता है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में क्या कहते हैं, डिपॉजिट कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सिविल सर्वेंट्स। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो स्टाफ होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट कहते हैं। एंड आर रिक्रूटेड एंड द कंपनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट, और इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, इनकी जो वैकेंसीज आती है, उसमें जो एग्ज़ाम होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू ये लोग सेलेक्ट होते हैं, वो पूरी तरीके से सिविल सर्वेंट के जो नॉर्म्स रखे गए हैं उसको फॉलो करते हुए किए जाते हैं। 6 पॉइंट की अगर बात करें, दे आर अंडर द डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड एंड हु इज़ द अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। अब ये लोग क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड के अंडर कंट्रोल काम करते हैं, जो क्या होता है, जो उससे रिलेटेड मिनिस्टर होता है उसके लिए अकाउंटेबल होता है, यानी इनकेस अगर आपके डिपार्टमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका हेड क्या होगा, अपने मिनिस्टर के लिए अकाउंटेबल होगा, वो बताएगा मिनिस्टर्स को कि हमारे डिपार्टमेंट में ये चीज़ बढ़ी है, ये चीज़ प्रॉब्लम में है। 7th पॉइंट की बात करें, दे कैन बी यूज इन द सेम मैनर्स एज वन फाइल कैन बी शूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कहता है कि दे कैन बी शूट इन द सेम मैनर्स एज अ वन कैन फाइल अ शूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि ये भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट फाइल्स को शूट कर सकते हैं, यानी केस फाइल कर सकते हैं, यानी कि इनकी ज़रूरत में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, इनके साथ कन्वर्सेशन कहीं कोई इश्यूज जाते हैं तो ये डिस्कस कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। अब हम बात करेंगे मेरिट्स की। पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद डीमेरिट्स की बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं मेरिट्स की। तो जब मेरिट्स की बात है, ईजी फॉर्मेशन क्या था, इट इज़ अ वेरी ईजी टू फॉर्म द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एज नो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको बनाने का काम करती है, इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इफेक्टिव कंट्रोल की अगर बात करें तो द कंट्रोल ऑन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ अ वेरी इफेक्टिव एज इट इज़ अ डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें कंट्रोल की, तो ये भी बहुत इफेक्टिव था, क्योंकि ये डायरेक्टेड होता है, मतलब डायरेक्ट किया जाता है और पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होता है, यानी कि सारे के सारे डिसीजन सेंटर से लिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट्स की, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इसमें लिमिटेड मात्रा में ऐसे कहते हैं तो एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग को फंड मिलता है, और ये उसी फंड के हिसाब से क्या करते हैं, खुद बहुत सारी यूज करने का काम करते हैं। देयर इज़ अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एज फाइनेंशियल मैटर आर सब्जेक्ट टू द मिनिस्ट्रियल सैंक्शंस, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंट्रोल। तो अगर देखिए फाइनेंशियल मैटर जो भी है इसका क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर क्या, मिनिस्ट्रियल सब्जेक्ट मैटर, तो मिनिस्ट्री में क्या होता है, इसको सैंक्शन करने का काम किया जाता है, उसके बजट को मेंटेन करने का, ऑडिटिंग किया जाता है, सारी चीज़ों पे कंट्रोल जो होता है वो क्या मिनिस्टर्स का होता है। तो उस वजह से देखें तो ये सही तरीके से, क्योंकि पैसा इनको उतना मिल जाता है जितना इनको रिक्वायरमेंट होती है, और सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो कहता है देयर इज़ अ डायरेक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल, पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, यानी कि इस पर जो कंट्रोल होता है वो जो मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट के बेसिस पे करता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जैसे हम रेलवे की बात करें तो आपको पता है कि रेलवे का क्या किया जाता है, रेलवे का बजट इशू किया जाता है। अभी तो जो नॉर्मल बजट होता है उसके साथ ही रेलवे के बजट को ऐड कर दिया गया है। तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि वहाँ पे लोग बताते हैं कि हमने इतना अर्न किया, हमने इतना इन्वेस्ट किया, ये चीज़ें होती हैं हमारे इस बिजनेस एक्टिविटी से, तो वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट में डिस्कस करने का काम किया जाता है। एंड सो देयर इज़ अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, और वहाँ पे क्या होता है पब्लिकली अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सभी को उसके बारे में जो लीडर होता है
जो मिनिस्टर होता है हमारा, वो क्या करता है, सभी को बताने का काम करता है। पब्लिक रिवेन्यू की बात करें, द पब्लिक रिवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इनटू द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। इससे जो पब्लिक से मिलने वाला रिवेन्यू होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, वो क्या कहता है, पब्लिक रिवेन्यू जो होता है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के डिपॉजिट कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज करता है। सेक्रेसी की बात करें, द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट। ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होता है, क्यों, एज द गवर्नमेंट कैन अवॉइड द डिस्क्लोज ऑन द पी ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होती है कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, जो पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है उसको केवल डिस्क्लोज करने का काम करती है, और बाकी जो चीज़ें होती है उसको फोकस करने का काम करता है, इसलिए वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओपन डिस्क्लोज करने का काम नहीं करती। Due to secrecy, only the most sensitive areas like a defense in operating as a departmental undertaking, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें पूरी तरीके से सेक्रेसी बनाने का काम किया जाता है, जैसे हमारा डिफेंस। अब हम बात करेंगे डिमेरिट्स की, यानी कि डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो इसमें क्या होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी का सेंस क्या होता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, यानी कि क्योंकि ये जो होता है ना, सेंट्रलाइज होने की वजह से इसमें जो भी प्रोसीजर होते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट उस पर डिस्कस करती है, फिर वो चीज़ों को बदलाव अगर करना होता है तो बदलती है, और ये बहुत लंबे समय में होता है। ज़्यादातर इसमें मॉडर्नाइजेशन होने के चांसेस बड़े कम होते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल होने की वजह से होता है। देख लें इसमें लैंग्वेज क्या कहता है। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वर्क्स अंडर द स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ये क्या होता है, स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत काम करता है। देयर इज़ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द टॉप ऑफिशियल्स। अब क्या होता है वहाँ पे, पार्लियामेंट्री कंट्रोल होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे इंटरफेरेंस होते हैं मिनिस्टर्स के और जो टॉप लेवल के हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में। इट इज़ ट्रीटेड एज अ वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स and this reduce the flexibility and the efficiency of the undertaking. अब यहाँ पे क्या होता है, it is treated as a one of the government offices। ये एक जो सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनमें से एक ही की तरह ट्रीट किया जाता है, कि जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में नॉर्मली किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। कहीं कुछ अगर है तो उस पर सुनवाई नहीं होगी, या सुनेंगे भी तो लेट लतीफ़ सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम भी होते हैं वहाँ पे। और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है, कम होती है, और इफ़िशियंसी भी कम होती है। इफ़िशियंसी का सेंस ऐसा कि इसमें जो आप बेहतर तरीके से जो काम कर सकते हो उतने बेहतर तरीके से नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ मोटिवेशन, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको इस डिपार्टमेंट में बहुत सारा प्रॉफिट हो तो और प्रॉफिट कम हो तो आपको उतना ही मिलना है जितना आपको फिक्स करके रखा गया, जो आपकी सैलरी है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू एज दीज आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास इतना पावर नहीं होता है कि जो उसके पास रेवेन्यू है और उसको वो क्या करे, जिस तरीके से डिपॉजिट करती है उसी तरीके से यूटिलाइज भी कर ले, यानी कि वो डिपॉजिट कर सकती है लेकिन उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकती। देयर इज़ अ नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा होने के सिचुएशन में जो हमारा इंसेंटिव मिलता है उसका कोई प्रपोजल नहीं है। देयर इज़ अ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफोर्ट एंड रिवॉर्ड। जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, एफोर्ट एंड रिवॉर्ड में रिलेशनशिप होता है, यानी कि आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में नहीं होती। जनरली द प्रमोशन आर ऑन द बेसिस ऑफ द सीनियरिटी एंड नॉट द बेसिस ऑफ एफोर्ट्स। प्रमोशन भी जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, ना कि एफोर्ट्स के बेसिस पे, यानी कि जो अफोर्ड कर रहे हैं आप, जो काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर प्रमोशन नहीं होता है। प्रमोशन किसके बेसिस पे होता है कि आप सीनियर हैं या नहीं। आगे की अगर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे क्या है कि ऑटोनॉमी भी बहुत लंबे समय तक इसमें इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो पाती है। जिसे कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान द टर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे ये प्लानिंग नहीं करती है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे करती है। एज दे आर द सब्जेक्ट और टू बजटरी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जब लंबे समय तक वो इन्वेस्टमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं पैसे उसको प्रॉपर्ली चाहिए। लेकिन जो पैसे की बात है वो क्या है, गवर्नमेंट के बजटरी कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उसमें कितना बजट डालती है, कितना नहीं डालती है। दे आर नॉट द अलाउड टू यूज़ देयर ओन रिवेन्यू फ्रीली
as these have the deposited in treasury। तो नॉर्मली अभी जैसे हमने कहा कि जो ट्रेजरी में जितना अमाउंट ये चाहे ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर रहे हो चाहे नॉर्मल जमा कर रहे हो, लेकिन इनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि जिस तरीके से जमा करो उसी तरीके से उसको यूटिलाइज़ भी कर सकें। यानी कि पैसे तो जमा करेंगे लेकिन यूटिलाइज़ खुद नहीं कर सकेंगे। यूटिलाइज़ तब होगा जब इनके बजट में वो अमाउंट आएगा। इट हैज़ नो इंडिपेंडेंस और द फ्रीडम टू यूटिलाइज द फंड्स इन इट्स ओन वे। यानी कि अपने ही कमाए हुए पैसे के को यूटिलाइज़ करने का फ्रीडम इनके पास नहीं होता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इनसिफिशियंटी ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होता है, अभी देखिए दो चीज़ें होती है। मिनिस्टर जो होता है ना, कई बार अपने डिपार्टमेंट को अपना मतलब ऑनर मान के चलता है खुद को। तो वो क्या करता है, अपने तरीके से सारी चीज़ों को करने का काम करता है। तो जो मैनेजमेंट होता है अगर इफ़िशियंट भी है मैनेजमेंट, यानी कि अच्छा मैनेजर है, तो भी वो कई बार क्या करता है, न चाहते हुए भी उन एक्टिविटीज़ को करने का काम करता है जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं होता, बेनिफिशियरी नहीं होती, और साथ ही साथ जो हमारा मिनिस्टर होता है उसके दबाव में करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे कहा गया इनसफिशियंट मैनेजमेंट, तो क्या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर द मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर। जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है उसके थ्रू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को मैनेज करने का काम किया जाता है। दीज ऑफिशियल्स आर ओवरबर्डन और विद द प्रॉपर वर्क। ठीक है, प्रिपेयर वर्क अगर देखें तो ये जो ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनके पास बहुत सारे कामों के बर्डन होते हैं, खासतौर से पेपर वर्क को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है दे स्पेंड द मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वेरीज फ्रॉम द पार्लियामेंट और द मिनिस्ट्री। तो वो जो ऑफिस होता है वो क्या करता है, ज़्यादातर टाइम में क्या करता है, उन क्वेरीज या उन आदेशों को कंप्लीट करने का काम करता है जो पार्लियामेंट या मिनिस्टर से उसको मिले होते हैं। तो दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको कहीं भी कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एज द रिजल्ट दे हैव अ लेस सेंस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। जिसका रिजल्ट क्या होता है, उनके पास बहुत ही कम टाइम के लिए कह लीजिए कम सेंस में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी होती है। अब इसमें ब्यूरोक्रेसी चलती है, टाइपिज्म यानी तानाशाही चलती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि लीडर क्या होता है, लीडर अपने को उसका ऑनर समझ लेता है और वो चाहता है कि जैसा वो चाह रहा है वैसे ही सारी चीज़ें होता है। टाइपिज्म होता है ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू द डिलेइंग इन द डिसीजन ड्यू टू द टू मेनी फॉर्मेलिटीज़। पहली सिचुएशन यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री कंट्रोल होने की वजह से क्या है, उसको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो डिसीजन लिया जाता है उसमें डिले होता है। द डिसीजन इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़, पेपर वर्क, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। तो ये पेपर वर्क हो गया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ होती है और इसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर्स सिचुएशन होती है, उन सभी चीज़ों को फोकस करते हुए देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, immediate action which are so essential for the growth of the enterprises have a no place in the departmental undertakings। तो मतलब देखें तो ये सारी चीज़ें जो हमको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, डिसीजन जल्दी लेने की ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, नहीं होती, इसमें कम होती हैं। सूटेबिलिटीज़ की अगर बात कर लें तो ये किसके लिए सूटेबल होता है, तो नॉर्मली देखें तो वेयर द यूटीमोस्ट सेक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड लाइक अ डिफेंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्रेसी की रिक्वायरमेंट होती है, डिफेंस उस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर कहता है जहाँ गवर्नमेंट की कंट्रोल की ज़रूरत होती है, ब्रॉडकास्टिंग, वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे एयरक्राफ्ट, आयरन स्टील्स यहाँ की, और सोर्स ऑफ रेवेन्यू जहाँ पे ज़्यादा होती है जैसे रेलवे की। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, इसकी सबसे ज़्यादा सूटेबिलिटीज़ होती है। अभी हम थोड़े से केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ केस स्टडी जो कि है कह रहा है कि इंडियन रेलवे इज़ अ पार्ट ऑफ द रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। इट इज़ ऑर्गेनाइज द फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय द रेलवे मिनिस्टर। इससे जो फाइनेंस और कंट्रोलिंग जो होती है वो रेलवे मिनिस्टर के थ्रू होती है। साथ ही से कहता है द फाइनेंस आर allocated from the government treasury and whatever revenue in the term earned is deposited in government treasury only। कहता है कि इसको जो पैसे की ज़रूरत होती है तो वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी के थ्रू मिलती है, और जब वो कुछ कमाता है तो वो भी कहाँ जाता है, उसको डिपॉजिट किया जाता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही। एंड इट इज़ ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इवन द
appointment, recruitment and the selection of the peoples is done in the same way of the civil servant। और इसमें जो सिलेक्शन होता है, जो रिक्रूटमेंट होती है, उसको जो कंप्लीट कहता है वो भी सिविल जो वे है, यानी जिस वे में सिविल्स को जो सिविल हमारे अथॉरिटीज़ होती हैं उनको जो जैसे IAS PCS या बाकी जो चीज़ें होती हैं जिस तरीके से इनको रिक्रूट करने का काम किया था, वही फॉर्मूल वे ऑफ मेथड इसमें यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि नेम द टाइप ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और द रेलवे इस कंसीडर। तो रेलवे किस तरीके का पब्लिक इंटरप्राइज है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वर्किंग, तो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। तो हाउ डज इट गेट इट फाइनेंस, तो बजट में इसको फाइनेंस मिलता है, गवर्नमेंट बजट ट्रेजरी के थ्रू मिलता है इसको। और व्हाट डज इट डू इट्स रिवेन्यू, ये क्या करता है, अपनी रिवेन्यू को गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करने का काम करता है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.